नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ताउते ने बीते दिन महाराष्ट्र में अपना असर दिखाया, तो वहीं उसके बाद इसने गुजरात में प्रवेश किया और कोरोना के संकट के बीच आए इस तूफान ने कई जगह तबाही मचाई है। तूफान के कारण कई बड़ी तैयारियां भी करनी पड़ी, जिसकी वजह से नुकसान को कुछ हद तक काबू में किया जा सका। सोमवार देर रात को गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचा ताउते तूफान, जहां तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। अरब सागर से उठे इस तूफान ने मुंबई में भी तांडव मचाया और गुजरात जा रही दो नौकाएं आपको बता दें कि लापता हो चुकी हैं। 410 यात्री इन नौकाओं में सवार थे। नौसेना की तरफ से इनकी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुंबई में ताउते तूफान के कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो वहीं ताउते तूफान का असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। यहां कई जिलों में बारिश के साथ ही तेज हवाओं का दौर सुबह से ही जारी है। फिलहाल प्रदेश में हालांकि किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता मुबारिक खान लाइव जुड़ चुके हैं। मुबारिक, जानना चाहेंगे आपसे, ताउते तूफान ने अभी महाराष्ट्र और गुजरात में तो तबाही मचाई ही है, हालांकि राजस्थान की अगर बात करें तो तबाही का ऐसा कोई मंजर देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर अल सुबह की हम बात करें तो कई जगह बारिश का दौर लगातार जारी है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। क्या कुछ अपडेट है मुबारिक आपके पास? मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया, राजधानी जयपुर में कल से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम में बेहद परिवर्तन यहाँ नज़र आ रहा है। आज सुबह से ही बारिश का लगातार धीरे धीरे जमजमाहट राजधानी जयपुर के अंदर दिखाई दे रही है। साथ ही हम बात करें, इस दशक का ये पहला एक चक्रवाती तूफान समुद्र से उठ चुका है, जो कि भारत के अंदर अब लगभग 3 से 4 राज्यों में इसकी भारी एक तबाही देखी जा सकती है। एक तरीके से तबाही मचाने वाला ये तूफान माना जा रहा है, क्योंकि जो अरब सागर से तूफान उठा है, जो अरब सागर के अंदर जो वायुमंडलीय जो होती है, जिसके चलते वायुमंडलीय दबाव, ऐसा प्रेशर अरब सागर में बना, जिसके चलते चाहे गोवा हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कल गुजरात के अंदर ये प्रवेश कर चुका है। बीते 2 दिन पहले महाराष्ट्र में इसने प्रवेश किया था। वहां भारी तबाही मचाने के बाद अब ये गुजरात की ओर जा चुका है। गुजरात सरकार हालांकि पूरी तरह मुस्तैद है। गुजरात सरकार की ओर से तमाम इंतजाम किए गए। कोस्टल गार्ड को सूचना दी गई। कोस्टल गार्ड एकदम एक्टिव मोड पर है, अलर्ट मोड पर है। तो साथ ही मछुआरों को भी, जो समुद्र में अपने रोजगार, अपना जीवन यापन करते हैं, या समुद्र के आसपास रहने वाली जो तमाम बस्तियां हैं, उनको अलर्ट मोड पर ले लिया गया है। समुद्र के आसपास रहने वाली जो कच्ची बस्तियां देखी जाती है, उनको खाली करवा कर उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम गुजरात सरकार ने किया। साथ ही बात करें जनहानि की, तो गुजरात में अभी तक 4 मौतें इस चक्रवाती तूफान के चलते हो चुकी है, जिसको लेकर सरकार हालांकि मुस्तैदी बरत रही है। लेकिन चक्रवाती तूफान का यूं अचानक आ जाना, एक और देश जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर ये चक्रवाती तूफान अग्नि परीक्षा की तरह देख सकते हैं। अग्नि परीक्षा ले रहा है सरकार और आम लोगों की, क्योंकि दोनों ही आपदा, प्राकृतिक आपदा जिसे हम कह सकते हैं, दोनों ही ऐसे समय आई जब सरकार और आमजन पहले से एक बड़ी बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं अब चक्रवाती तूफान का आमजन पर भारी असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं तमाम जो कोस्टल गार्ड हैं, वायुसेना है, आर्मी है, उन सबको अलर्ट मोड पर ले लिया गया है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र पर जो राज्य बसे हुए हैं, जहाँ आम जनजीवन अपना जीवन यापन करता है, उन सबको अलर्ट मोड पर इसलिए रखा गया है कि कहीं ना कहीं कोई जनहानि को जितना ज़्यादा हो सके रोका जाए और आम जनजीवन को बचाया जा सके। तो वहीं कर्नाटक में भी लगभग 6 से 7 मौतें वहाँ दर्ज की गई है। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, गोवा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। और साथ ही हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में 2 दिन तक 17 और 18 मई को जो वैक्सीनेशन का काम था कोरोना संक्रमण के चलते, जहां युद्ध स्तर पर तमाम राज्य अपने स्तर पर वैक्सीनेशन का काम चला रहे थे, वो भी अब अपने वैक्सीनेशन को काम गुजरात ने फिलहाल 2 दिन के लिए रोक दिया गया, क्योंकि गुजरात के अंदर इसका काफ़ी असर देखने को मिला, क्योंकि तटीय राज्य होने के कारण काफ़ी असर इस तूफान का देखने को मिला। साथ ही हम बात करें इसके नाम की, तो ये म्यांमार ने इसको ताउते नाम दिया है। ताउते नाम की एक छिपकली म्यांमार के अंदर, जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, गर्म जो प्रदेश होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी छिपकली पाई जाती है जिसका नाम ताउते होता है। उसी ताउते के नाम के ऊपर इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया है। और साथ ही पूरे देश के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात एक आपातकाल बैठक बुलाई और तमाम राज्यों को ये आश्वस्त किया कि यदि
जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार हर मदद के लिए राज्यों के लिए तैयार रहेगी और तमाम जो केंद्र के अधीन जितनी भी सुरक्षा बल है, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है, उनको अलर्ट मोड पे ले लिया गया। यहाँ तक कि वायुसेना को भी अलर्ट मोड पे ले लिया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार समुद्र में निगरानी रखे हुए हैं किस तरह के हालात समुद्र में है, और लगभग 160 से 80 किलोमीटर की जो रफ्तार है उसकी रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही हैं, और तमाम जो सैटेलाइट के माध्यम से भी इस चक्रवात पे नज़र सरकार की ओर से बनाई जा रही है, मौसम विभाग की ओर से बनाई जा रही है। और साथ ही हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो उस जयपुर की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ संवाददाता हमारे रमेश पुरोहित जी। रमेश जी, किस तरह के हालात राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिन से मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया, और अब जब मौसम में परिवर्तन आया तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिला, किस तरह देखते हैं? राजस्थान में ये जो चक्रवाती जो तूफान आया है ताउते, वह गुजरात से आया। गुजरात और राजस्थान एक दूसरे से सटे हुए प्रदेश है। तो राजस्थान में दक्षिणी क्षेत्र जिसमें कि आपके उदयपुर है, पाली है, सिरोही है, डिस्ट्रिक्ट है, उनमें ये ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। और अभी हालांकि आज बारिश है, बारिश के कारण से हवा थमी सी हुई लगती है, लेकिन जो है ये बारिश का दौर समाप्त होगा, हवाओं का जो है तेजी होगी। और चूंकि कि एक परिसंचारण तंत्र जो राजस्थान के ऊपर से भी गुजर रहा है, तो दक्षिण से जो हवाएं आई है, ताउते का जो क्या कहना चाहिए परिसंचरण साउथ से हुआ, तो साउथ की गर्म हवाएं प्लस धीरे धीरे आपके उत्तर और पश्चिमी इलाके की तरफ आई है, जिसमें कि कर्नाटक हो गया, आपके महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान। अब ये जो हवाएं हैं वो राजस्थान के अंदर से होती हुई उत्तर की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ेगी धीरे धीरे। इसीलिए जयपुर संभाग कह लो आप, बीकानेर संभाग उसमें और ज़्यादा क्या कहना चाहिए इसकी भयावहता देखने को मिली। और ख़ास करके जब मौसमी बीमारियों का आपने जिक्र किया है, तो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, और गर्मी के सीज़न वैसे मौसमी बीमारियों का एक घर माना जाता है। लिहाजा बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, ये तो अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन इसका भी असर आज नहीं तो धीरे धीरे 2-4 दिनों बाद में दिखाई देगा, जिसमें कि सर्दी या जुकाम बुखार ये होगा। कोरोना चल रहा है, साथ में कोरोना के संक्रमण का भी असर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात खास करके किसानों के लिए भी एक बड़ी आफत लेकर के आया। वो किसान जिन्होंने अपनी जो फसलें हैं खेतों में अगर रखी है, खुले में पड़ी है, तो उनको जो है नुकसान हो सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि किसान जो है मौसम के ऊपर निर्भर करता है, तो जैसे ही मौसम में बदलाव होता है उनकी उम्मीदें आकांक्षाएं उससे जुड़ी हुई होती है। और खुले में अगर वो उनका अनाज पड़ा हो, या वो मंडियाँ जहाँ की अनाज खुले में पड़ा, चाहे गेहूँ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, जो फसल अभी तैयार होकर के आई है और वो मंडियों में पड़ी है और खुले में पड़ी है, तो उसको भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बार बार कृषि विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की गई थी, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई कि वे लोग जहाँ कि मंडियों में अगर खुला में अगर सामान पड़ा है, उपज पड़ी है, तो उसको पहले से ढक लिया जाए। तो तैयारियां सभी ओर से की जा रही है, चाहे वो किसानों का मामला हो या कोरोना से जो मरीजों से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर से अभी आज और कल 2 दिन है जो थोड़े भारी पड़ेंगे, और जो ही हवा का तेज चक्र करीब 50-55 किलोमीटर 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो बढ़ेगी, तो वो तूफान का शक्ल में आ जाती है। इसीलिए बार बार मौसम विभाग भी इसके बारे में जो है चेतावनी जारी की। पिछले कई दिनों से मौसम विभाग इसके बारे में अलर्ट कर रहा था और जानकारियां दे रहा था, जागरूक कर रहा था कि पहले से ये जो चक्रवाती तूफान जो अरब सागर से उठ रहा है। जी, एक बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि किस तरह की प्रशासन के इंतजाम थे, क्योंकि इस चक्रवात की सूचना मौसम विभाग ने बीते मंगलवार को ही दे दी थी राज्य सरकार और तमाम सरकारों को। केंद्र की ओर से इसको लेकर भी कई सूचनाएं राज्यों को दी गई। तो क्या लगता है कि प्रशासन की किस तरह की व्यवस्थाएं प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रशासन एक और जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, तो वहीं बीच में ऐसी प्राकृतिक आपदा के चलते किस तरह की व्यवस्थाएं राजधानी सहित अन्य जिलों में देखने को मिलेगी? सरकार की तरफ से भी आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसको भी अलर्ट किया गया है। वो भी अपनी तरफ से पूरी जहाँ जहाँ पे भी दिक्कत है, जैसे कि निचले इलाके शहर के या गाँवों के वो इलाके जहाँ पानी भरने की संभावना है, एहतियात तौर पर पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है कि वे अपने अपने इलाकों में, चाहे वो आप जोधपुर कह लो, पाली कह लो, सिरोही कह लो, उदयपुर कह लो, ये जो इलाके हैं वो चूँकि गुजरात से सटे हुए और वहाँ से ये तूफान जो है राजस्थान में एंटर कर रहा है, तो उन इलाकों में ज़्यादा ये प्रभावी हो सकता है। और ज्यों ज्यों ये राजस्थान
कि मध्य भाग से होते हुए उत्तर की तरफ आपके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तरफ ये बढ़ेगा, तो उससे भी ये जो आप गंगानगर हुआ, बीकानेर हुआ, चूरू, शेखावाटी इलाके, इनमें भी जो है अलर्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, मौसम विभाग, अपना क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकारी वो एजेंसियां जो आपदा प्रबंधन के लिए जो अपनी जिम्मेदारियां रखती है, उसमें नगर निगम और स्थानीय प्रशासन भी शामिल होता है। तो स्थानीय निकायों को भी इसके बारे में बता दिया गया है, समझा दिया गया है और जानकारियां दी गई है कि किस तरह से आपको इन 2-3 दिनों के अंदर वो तैयारियां करनी है, ताकि कि इस ताउते का जो दुष्प्रभाव है या वो जो नुकसान दे सकता है वो कम से कम हो। हालांकि राजस्थान में अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि जन धन की हानि हुई हो या कि जो है कोई तरह की नुकसान की खबरें अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन हाँ, अलर्ट पहले से किया जा चुका है कि इसके बारे में आप सावधानी बरतें और लोगों को भी कहा गया है कि अपने जो है सुरक्षा के लिए वो खुद अपने जो तैयारियां करें। तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, स्थानीय प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लोग भी इसके बारे में जागरूक है कि पिछले 5-7 दिन से इस ताउते जो चक्रवात के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो वो भी अलर्ट है। क्योंकि समस्या 2 तरह की आ रही है, एक तो कोरोना को लेकर के और दूसरा ये प्राकृतिक आपदा है। कोरोना भी एक तरह की जो है मैन मेड प्रॉब्लम कहा जा सकती है, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा, तो 2 तरह की चुनौतियां हो गई मानव के सामने, हर व्यक्ति के सामने। एक तो बीमारी से लड़ा जाए और दूसरे इस तरह की यदा कदा जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उससे भी आपको संभलना है। तो यह जो वक्त अभी चल रहा है, पिछले 1 साल की अगर बात करें, तो निश्चित रूप से मानव जीवन को चुनौतियां कई तरह से मिल रही है, बीमारी के रूप में हो या प्राकृतिक आपदा के रूप में हो। और जैसा कि मैं अगर थोड़ा सा बताऊं कि भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणियां लगातार करते हैं, उन लोगों का भी बहुत पहले से ये कहना सुनना आया है कि 2021 जो है प्राकृतिक आपदाओं से जो है जूझता रहेगा व्यक्ति। हर कहीं भूकंप हो सकता है या आपके ये जो चक्रवाती तूफान है या इस तरह की जो कैलेमिटीज़ है वो भी आने की संभावना व्यक्त है। चलो, भविष्यवक्ताओं का मानना अलग है, नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति के सामने चुनौती होती है और चुनौती से किस तरह से मुकाबला किया जाए वह भी हमको आता है, लिहाजा हर व्यक्ति सचेत है। वो रोहित जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं तो बिल्कुल, मुबारक, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी और सुरेंद्र डेलू भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपके पास आऊंगा, उससे पहले गोपाल आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस तूफान ने महाराष्ट्र में तो तबाही मचाई है और साथ ही साथ गुजरात में भी इस समय ये तबाही मचा रखा है। कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप होने की खबरें आ रही हैं, कई जगह 100 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो कल रात से ही इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया था। चित्तौड़गढ़ में क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं, गोपाल? मैं बताना चाहूंगा, रात भर यहाँ पर बहुत तेज हवा के साथ बरसात का दौर जारी रहा था। उसके बाद से यहाँ पर बिजली गुल होने के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई कच्ची बस्तियां हैं जहाँ पर पानी की जल भराव की भी सूचना है। वहीं नगर परिषद के कुछ कर्मचारी वहाँ पर रात को भी पहुंचे थे और उन्होंने जो डूब क्षेत्र है उनको खाली भी करवाया था। आज सवेरे से ही वहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी कच्ची बस्ती में रह रहे हैं सावचेत रहें, किसी भी तरह की संभावनाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर चक्रवाती तूफान का जो असर है रात भर देखा गया है और आने वाले 2 दिन के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट भी यहाँ पे जारी किया है कि किसी भी तरह की विपत्ति से निपटने के लिए प्रशासन और आला अधिकारी अलर्ट मोड पर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आम जन के लिए कुछ और मुसीबतें भी यहाँ पर आने वाली है। कोरोना कहर के बीच में यहाँ पर कल संघर्ष की भी यहाँ पर सूचना मिली थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन चारों तरफ से अभी विपत्तियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, गोपाल बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र, आपका रुख करेंगे। इस समय बीकानेर खाजूवाला में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ताउते तूफान को लेकर जहां लोगों में भय नजर आ रहा है, वहीं इस ताउते तूफान को लेकर अब मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर चुका है। 18 व 19 मई को बीकानेर में आंधी व तेज बारिश के जहां संकेत नजर आ रहे हैं, वहीं तूफान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने क्षेत्र के सभी एसडीएम की वीसी के जरिए एक मीटिंग ली है और इस मीटिंग में तूफान से निपटने के लिए माकूल व्यवस्था करने की सख्त हिदायत भी कलेक्टर के द्वारा दी गई है। जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार एक कोरोना महामारी पूरे देश में फैल चुकी है, इसको लेकर कहीं न कहीं जितने भी मरीज हैं अस्पतालों
में पहुंच रहे हैं। सभी अस्पतालों में विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा जारी हुए हैं, ताकि कोविड पेशेंट जो भी है उनको कहीं भी दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस विद्युत विभाग महकमे को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है, ताकि अस्पतालों के अंदर भी लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। विद्युत विभाग के सभी अधिकारी इस समय एक्टिव मोड पर है। कलेक्टर नमित मेहता ने तूफान की चेतावनी के मद्देनजर सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। तूफान ताउते को लेकर लोगों में भी धीरे धीरे डर बढ़ रहा है। जिस तरीके से कलेक्टर ने सभी एसडीएम की वीसी के जरिए मीटिंग की है, तो उसको लेकर अब स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। तूफान को लेकर खाजूवाला व पुगल में कंट्रोल रूम स्थापित किया। जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से वीसी के बाद खाजूवाला के एसडीएम और स्थानीय सीओ अंजुम कायल ने प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग और कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। सभी विभागों की अलग अलग टीमें गठित की गई है। सभी को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए पाबंद किए गए हैं। खाजूवाला सीओ अंजुम कायल ने सभी सर्किल थानों के नंबर जारी किए हैं। खाजूवाला, पुगल, दंतौर, छत्तरगढ़ थानों के सभी कंट्रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। जिस तरीके से 18 व 19 मई को क्षेत्र में एक बड़ा चक्रवाती तूफान आने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। इस ताउते तूफान की सूचना के बाद किसान अपने घर छपरों को बचाने की भी जुगत कर रहे हैं, ताकि इस तूफान से बचा जाए। बात करें तो कल 17 मई को शाम को अचानक एक मौसम में परिवर्तन भी हुआ था। तेज धूल भरी आंधी भी चली थी। रात को भी कहीं न कहीं किसानों में, आमजन में ये मन में भय भी था कि कहीं ताउते तूफान जिस तरीके से नाम सुना जा रहा है, तो कहीं न कहीं समस्या ना खड़ी हो जाए। हालांकि सुबह जब मौसम देखा, मौसम बिल्कुल साफ था। हालांकि सुबह से ठंडी हवा जरूर चल रही है, मौसम आसमान में बादल छाया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ताउते तूफान को लेकर लोगों में भय भी नजर आया। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। मुबारक, आपका हम रुख करेंगे। जिस प्रकार से अभी सुरेंद्र ने बताया बीकानेर खाजूवाला से हमारे संवाददाता ने कि बिजली आपूर्ति को लेकर विद्युत विभाग को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इस प्रकार की खबरें भी आ रही थी, जैसा कि अभी रमेश जी भी बता रहे थे कि मौसम विभाग पहले से ही अलर्ट है और उसने तमाम सरकारों को, जिला प्रशासन को इस बाबत सूचना दे दी थी। और खास तौर पर मुबारक, विद्युत विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए, और विद्युत विभाग का अलर्ट रहना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी का यह दौर चल रहा है और कई मरीज इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट है और वेंटिलेटर पे भी कई लोग हैं। ऐसे में विद्युत आपूर्ति का पूरा ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। विद्युत विभाग को लेकर इस अलर्ट के बारे में क्या कुछ सूचना आपके पास है मुबारक? जी उमंग, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो संवाददाता हैं प्रदेश भर से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका जो कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशासन लगातार, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से कर ली थी। एक और कोरोना की लड़ाई, बेशक लड़ाई हमारे लिए ज़रूरी है, तो साथ ही ये जो प्राकृतिक आपदा जो चक्रवात के रूप में, जो एक बड़े तूफान के रूप में प्रदेश के अंदर जल्दी आने वाली है और लगभग आ भी चुकी है। आज सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। तो वही हम बात करें राजस्थान के कुछ एक हिस्सों की, लगातार ऐसी सूचनाएं आ रही है कि सुबह से ही वहाँ बिजली की समस्याएं आ रही है। आमजन को बिजली काट दी गई प्रशासन की ओर से, और ये सब चीज़ें प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाओं के बाद ही की जाती है। क्योंकि जो जितने भी प्रदेश के अंदर कोविड सेंटर बनाए गए हैं, कोविड अस्पताल हैं, कोविड डेडिकेटेड जो सेंटर आम जो लोगों की ओर से, भामाशाहों की ओर से जो बनाए गए हैं, वहाँ जो वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन पर जो मरीज है, उन्हें जनरेटर के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो लाइट की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई, उसका खास ख्याल रखा गया है। क्योंकि ये बिल्कुल सरकार का मकसद है, प्रशासन का मकसद है, आम जनजीवन को किसी भी तरह नुकसान ना हो, किसी भी जान माल की नुकसान ना हो। और खासकर हम बात करें जो पश्चिमी जो प्रदेश है, पश्चिमी जो जिले हैं, उनके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो रेतीला मरुस्थल वहाँ मौजूद है, जो कि बारिश के कारण, हालांकि बारिश का वहाँ कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की खास बात यह कि वहाँ धूल भरी आंधियाँ बेहद तेज़ी से चलती है, जो कि बड़े बड़े पेड़ हो या प्रशासन की तरफ से जितनी व्यवस्था की गई है, उनको कहीं ना कहीं धत्ता साबित कर सकती है। क्योंकि तेज़ हवाओं के सामने प्रशासन के पास और कोई ऐसा उपाय नहीं होता जिससे हवाओं को रोका जा सके, क्योंकि हवाओं से जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है, चाहे वो किसान को लेकर हो, चाहे सब्जी मंडी को लेकर हो, चाहे अनाज मंडियां हो। वहां तमाम जो धान और सब्जियों से जुड़ी हुई चीजें, उनमें धूल और मिट्टी मिल जाती है, जिसको चलते प्रशासन हालांकि वहां पूरी सतर्कता बरत रहा है, लेकिन हवाओं को रोकने के या प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के बिल्कुल आपने सही कहा, प्राकृतिक आपदाओं में जितना ज्यादा हम लेकिन सावधान रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, उतना ही जरूरी होगा। फिलहाल आप हमारे साथ में बने रहिए मुबारक। हमारे तमाम संवाददाता लगातार ताउते तूफान को लेकर अपने अपने इलाकों से हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। मुबारक, अभी
अभी इस समय वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुबारक आपसे बात करेंगे चिकित्सा विभाग और विद्युत विभाग ने मिलकर ताउते तूफान को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की है। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बात कर रहे हैं ताउते तूफान की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद अब गुजरात के तटीय इलाकों में सोमवार देर रात को ही ये ताउते तूफान पहुंच गया था। आपको बता दें कि कई गुजरात के कई इलाकों से इस समय खबर आ रही है कि 150 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं। हमारे साथ में गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार विकी कायस्थ भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आसींद से हमारे संवाददाता परमवीर भी जुड़ चुके हैं। विक्की जी आएंगे आपके पास में, उससे पहले परमवीर आपसे पूछना चाहेंगे आसींद में इस समय क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है इस तूफान को लेकर। जी सर नमस्ते। आसीन में ताउते तूफान का काफी असर दिखाई दे रहा है। देर रात से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। सुबह 5 बजे से ही बिजली गुल है सर जी, और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को निरंतर अलर्ट रहने की अपील कर रहा है जी। और जहां एक और देखा जाए तो उदयपुर संभाग में रेड अलर्ट घोषित कर रखा है और अजमेर संभाग में येलो अलर्ट है। तो भीलवाड़ा अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है सर। तो इसी के तहत यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहा है सर। जी जी बिल्कुल परमवीर, आप बने रहिए हमारे साथ में और इस पर हम आपसे और अपडेट आप लेंगे। विक्की जी आपके पास आना चाहेंगे। गुजरात में इस समय भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, कईयों के घरों को नुकसान हुआ है, कई जगह से बिजली आपूर्ति ठप होने की भी सूचना आ रही है। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे विक्की जी आप? चक्रवाती तूफान ताउक ने बीते दिन महाराष्ट्र में अपना असर दिखाया था, वही उसके बाद उसने गुजरात में प्रवेश कर लिया और कोरोना संकट के बीच इस आए तूफान ने कई जगह पे तबाही मचा दी है। तूफान के कारण राज्य सरकार को कई सारी तैयारी भी करनी पड़ी, जिसमें कहीं ना कहीं कोविड की जो सारवार थी उसके ऊपर भी असर है। कल रात को सोमनाथ के दरिया किनारे पे काफी तेज हवा चलने के कारण खुल गई थी और वो बोट समुद्र में जा चुकी थी और 10 से ज्यादा लोग सवार थे, तो जिसका रेस्क्यू का काम एनडीआरएफ की टीम ने शुरू कर दिया है। साथ ही गुजरात के वलसाड़ का दरिया जिस तरीके से अपना रौद्र स्वरूप दिखा रहा है, जिसकी ऊपर तक जा रही है, 3 लहरें जा रही है और तो उस पानी के अंदर बिजली का भी होना अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल विक्की जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी से हम जूझ ही रहे हैं और इस तूफान के कारण जो कई जगह पर बिजली आपूर्ति भी ठप की जा रही है या फिर बंद की जा रही है, हम ऐसा मान सकते हैं, तो इसको लेकर चिकित्सा विभाग और विद्युत विभाग ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? क्योंकि कई अस्पतालों के अंदर मरीज जो भर्ती है वो वेंटिलेटर्स पर हैं और अगर वहां पर बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो इन मरीजों की जान पर भी खतरा है। इसी बात की जानकारी रात को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने कहा था कि भाई गुजरात में बिजली जा सकती है, जिसके लिए सारी तैयारियां की गई है और उसको लेके अस्पताल के कोई भी अस्पताल में कोई मरीज कोविड के मरीज को बिजली की वजह से या ताउत के तूफान की वजह से उसका जो ट्रीटमेंट और सारवार हो रही है उसमें कोई असर नहीं दिखेगा। लेकिन एक और गुजरात सरकार की निष्फलता कोरोना को रोकने में सामने आ रही है। ऐसे में एक सवाल आ रहा है कि क्या विजय रूपाणी जी का ये जो बयान है कि भाई ताउते की वजह से बिजली नहीं कटेगी, किसी का वेंटिलेटर कोई अस्पताल में बिजली काप नहीं होगी जिससे पेशेंट को कुछ नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा कर रहा है कि इस बात को आम जनता को भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे साथ रुक कर लेते हैं बीकानेर खाजूवाला का, जहां से सुरेंद्र डेलू हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे विद्युत विभाग और चिकित्सा विभाग की क्या कुछ तैयारी है इस तूफान को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो मरीज प्रभावित होंगे जो अस्पतालों में वेंटिलेटर पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सुरेंद्र? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है इस तूफान को लेकर, ये अस्पतालों के अंदर व्यवस्था बनाने को लेकर रहेगी। जैसे संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीबीएम हॉस्पिटल, यहाँ पर संभाग के दूर दराज से क्षेत्र के पेशेंट भी यहाँ पर पहुंचते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर क्षेत्र के बात करें तो पंजाब क्षेत्र की बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर लगातार इनको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग व चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट मोड पे है। सबसे बड़ी अगर दिक्कत जो सामने आ रही है वो सबसे बड़ी आज के टाइम ऑक्सीजन को लेकर आ रही है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आ रही है, जहां पर सभी व्यवस्थाएं
सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति ठप ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन लगातार जनरेट होती रहे, हॉस्पिटल लगातार विद्युत व्यवस्था ना चरमराए, इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी प्रीति चंद्रा लगातार नजर बनाई हुई है, वहीं जिला कलेक्टर नमित मेहता भी लगातार मॉनिटरिंग करें। ये कहीं न कहीं जितने भी क्षेत्र के स्थानीय जितने हॉस्पिटल है उनके अंदर विद्युत व्यवस्था ना चरमराए, इसको लेकर लगातार एसडीएम मीटिंग करके विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को साथ लेके ये है कहीं न कहीं इस व्यवस्था के अंदर कहीं दिक्कत ना हो, ताकि इस तूफान के साथ साथ हमें कहीं न कहीं कोरोना महामारी इस चेन को तोड़ना है और इस जंग से भी लड़ना है और इसको जीतना भी है। तो इसके लेकर कहीं न कहीं ये जो माकूल व्यवस्था नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से हम कोरोना के साथ साथ इस ताउते तूफान से ना टकराएं और इससे भी जीत पाए। और ये 2 दिन का जो ड्रामा बताया जा रहा है इस ताउते तूफान का, इससे निपटने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन और जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार अलर्ट मोड पे है। बात करें अगर खाजूवाला पुगल क्षेत्र की, तो यहाँ पर नहर और सड़क किनारे बड़ी संख्या में पेड़ टूटने के कारण रास्ता जाम हो जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है। इसको लेकर भी एसडीएम सभी एसडीएमओ की एक वीसी हुई थी और उसके अंदर कलेक्टर ने भी आदेश जारी किए थे। कल एसडीएम ने सभी वन विभाग, सिंचाई महकमे, पीएचडी विभाग को इकट्ठा करके उन्हें सुनिश्चित किया ताकि क्षेत्र के अंदर जितने भी पेड़ गिरे तो वहां पर मौके पर जेसीबी के इंतजाम किए जाए ताकि तुरंत रास्ता खुलवाया जाए, नहर के अंदर पानी ना रुके। ऐसे कड़े इंतजाम यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा ताकि किसानों को घरों में रहने के लिए, अपने पशु है जो बाहर ना निकलें, ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर रहें। ऐसे तूफान आए तो सेफ्टी तरीके से घरों के अंदर रहें ताकि इसका बचाव भी जरूरी है। तो सबसे जो दिक्कत जो आ रही है लाइट विभाग की आ रही है कि ट्रांसफार्मर ना गिरे, इसको लेकर 3 दिनों से लगातार विद्युत विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, पोलों को कसीब रहे हैं और ट्रांसफार्मर है जो उसको रोकने के इंतजाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो हॉस्पिटलों को लेकर है, वहां पे पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरी व्यवस्था ना तरह इसको लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का। मुबारिक खान लगातार हमारे साथ बने हो, उसके बाद हाल जानेंगे टोंक के क्या कुछ हाल है। टोंक से हमारे संवाददाता ब्रजेश भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपके पास आएंगे, उससे पहले मुबारक आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से हमारे तमाम संभागों के संवाददाता हमको खबर बता रहे हैं ताउते तूफान को लेकर क्या कुछ इंतजाम उनके इलाकों में विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। कई जगह बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। कल रात से ही जिला प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में लग गया था। तो वहीं अगर राजधानी जयपुर की बात करें मुबारक, तो यहां पर विद्युत विभाग और चिकित्सा विभाग ने मिलकर क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया लगातार इस बारे में चिंता भी जाहिर की जा रही है कि जो मरीज वेंटिलेटर पर है कोरोना वैश्विक महामारी के चलते, उनकी जान पर खतरा इस समय लगातार बना हुआ है इस तूफान के चक्कर में, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया था बिजली आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। मुबारक। जी उमंग, देखिए मैं बताऊंगा कि जिस तरह के हालात कोविड को लेकर या कोविड मरीजों को लेकर प्रदेश में है, उसको लेकर राज्य सरकार बिल्कुल पूरी तैयारियों के साथ अलर्ट मोड पर है। और तमाम जो सरकारी डिपार्टमेंट है, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पीएचईडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, क्योंकि जो बारिश का दौर है इसमें सड़कों से लेकर, चाहे बिजली से लेकर, चाहे परिवहन से लेकर, ऐसी तमाम जो चीज़ें होती हैं वो प्रभावित होती हैं। लेकिन आम जनजीवन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, उसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां की। जैसे कि उदयपुर को रेड अलर्ट, अजमेर को येलो अलर्ट और तमाम प्रदेश के जो ऐसे जिले चिन्हित किए जहां इस तूफान का असर देखने को ज़्यादा मिल सकता है, वहां पूरी तरीके से सरकार अपनी मॉनिटरिंग वीसी के माध्यम से, खुद सीएम ने अधिकारियों से बातचीत की। तमाम जो नीचे तहसील स्तर के अधिकारी से लेकर जिला स्तर से खुद जो सीएस हैं वो भी वीसी के माध्यम से जुड़े और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मौके की जायजा स्थिति के बारे में जाना, तमाम जो जानकारी उनसे जुटाई और कहीं भी बिल्कुल भी एक ऐसा गैप छोड़ने की या कोई लूप ऐसा छोड़ने की, वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। किसी भी तरह की गलती प्रशासन की ओर से ना हो, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे इस चक्रवाती तूफान को लेकर हो। तो बात करें राजधानी की, तो राजधानी का जो सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है RUHS, वहां तमाम तरह की तैयारियां हैं और राजधानी के जो अन्य प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल, उन सब में तमाम व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि राजधानी में हालांकि इस तूफान का असर कम है, लेकिन बारिश का दौर सुबह से जारी है और जो विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग की टीम
हर स्तर पर अपनी गली मोहल्ले कॉलोनियाँ या वार्ड के हिसाब से, क्योंकि नगर निगम राजधानी जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज के रूप में दोनों नगर निगम काम कर रहे हैं। नगर निगम की लगातार टीमें काम कर रही है और खास बात यह कि नगर निगम की जो टीमें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो बारिश का मौसम आएगा उसको लेकर नगर निगम की टीमों ने तमाम जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की जो गली मोहल्लों में जो रुकावट नालियों के अंदर बारिश के दौरान देखी जाती है उसको सुचारू रूप से स्टार्ट करने के लिए, चालू करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली है। और खास करके विद्युत विभाग के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना संक्रमित जो मरीज है उनको कहीं परेशानी नहीं हो, इसको लेकर विद्युत विभाग ने जो अस्पताल है वहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनरेटर के माध्यम से या अन्य जितने भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाले उपकरण हैं उनको अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। साथ ही जो प्रदेश के अन्य हिस्से जहां रेड अलर्ट है वहां भी सरकार पूरी तरीके से तैयारी के साथ जुटी हुई है। कहीं भी किसी भी तरह की अभी तक प्रदेश में कोरोना जो संक्रमण है उसमें लाइट की समस्या या वेंटिलेटर खराब या वेंटिलेटर बंद होने के चलते एक भी ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया जिससे कि आम जनजीवन पे या किसी कोविड संक्रमित मरीज के ऊपर असर पड़े। जी उमंग। जी बिल्कुल मुबारक, बिल्कुल आपने सही कहा। रुक कर लेते हैं गुजरात का, जैसे वरिष्ठ पत्रकार विक्की कायस लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। विक्की जी, यह जानना चाहेंगे आपसे कि गुजरात में कई जगह पे तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं। राजकोट और जूनागढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, लैंडफॉल की खबर गुजरात से आ रही है। और साथ ही साथ अगर भावनगर की बात करें तो 200 से भी ज्यादा पेड़ वहां पर गिरे हैं सोमनाथ के पास। जैसे कि आपने भी बताया था कि 5 नाव वहां पर फंस गई हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही है। और गुजरात से पहले कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में भी इस तूफान की वजह से तबाही के मंजर देखे गए थे। तो गुजरात में प्रशासन के द्वारा, जैसा कि आपने भी बताया था कि प्रशासन अलर्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर चिकित्सीय सुविधाओं की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ देखा जा रहा है? विक्की जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं विक्की जी आप? जी, गुजरात में अभी चिकित्सा जो है इस ताउते को लेकर चिकित्सा विभाग को भी देखा जाए तो उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर है। और कोई जगह पे ऐसी खबर नहीं सामने आई है कि भाई ताउते की वजह से कि कोरोना के पेशेंट पे या अस्पताल में के किसी भी जो सारवार है उसके ऊपर कुछ असर नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विक्की जी, जानना चाहेंगे आपसे कि हालांकि प्रशासन तो वहां पर अलर्ट है ही सही, लेकिन जिन जिन लोगों का इस तूफान की वजह से नुकसान हुआ है उसे लेकर प्रशासन ने क्या कोई घोषणा करी है? इसको लेके नुकसान हुआ है उसको लेके हाल प्रशासन ने इसको लेके कोई भी माहिती नहीं दी है कि उन लोगों को क्या मुआवजा दिया जाएगा। ऐसी कोई भी जाहिरात प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। हाँ, लेकिन जहाँ दरियाई कांठे के किनारे पर लोग रह रहे हैं वहाँ पे सरकार की ओर से काफी बड़ी मात्रा में लोगों को स्थलांतर किया है और उनको दिन जरूरी की जैसे चीज है, खाने पीने की सामग्री और वो सारी चीजें मुहैया करवाई गई है। जी बिल्कुल विक्की जी, बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान के टोंक जिले का और जानेंगे क्या कुछ हालात इस समय ताउते तूफान के कारण वहां पर बने हुए। फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक।